हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो रियल एनालिसिस का जो रीमान इंटीग्रल का जो टॉपिक है, इसके अब तक हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज हम रीमान इंटीग्रल जो है वो क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। अब तक जो लास्ट 3 लेक्चर्स थे उसमें हम बार बार कहते हुए आए हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम रीमान इंटीग्रल करेंगे, लेकिन ये जो टॉपिक है रीमान इंटीग्रल का मीनिंग क्या है, रीमान इंटीग्रल जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन ऑन आर। जो बाउंडेड फंक्शन ऑन आर है उनके लिए हम इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि ये जो टॉपिक है इजी तभी लगेगा जब इस लेक्चर से पहले की जो 3 जो वीडियोस हैं उनको आप जरूर देखें, ताकि आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं रीमान इंटीग्रल क्या है, इसका क्या मीनिंग है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इजीली आप कर पाए। इजीली आप इसका मीनिंग तभी समझ पाएंगे जो आज से पहले के हमारे जो 3 लेक्चर्स हैं उनको अगर आप एक बार देख लेते हैं कि उसमें क्या कहना चाहता है, मीनिंग क्या है, लोअर सम का मीनिंग क्या है, अपर सम का मीनिंग क्या है, लिस्ट अपर बाउंड का क्या मीनिंग है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का क्या मीनिंग है, पार्टीशन का क्या मीनिंग है, रिफाइनमेंट का क्या मीनिंग है। अगर ये मीनिंग्स हमें क्लियर होंगे तभी हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे। लेकिन बड़ा इजी टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखें क्या कह रहे हैं, रीमान इंटीग्रल जो है, रीमान इंटीग्रल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें जॉर्ज फ्रेंटिस ने दिया था। जॉर्ज GFB, रीमान भी हम इसको कह देते हैं, इसने ये रिजल्ट दिया था। जर्मन मैथमेटिशियन है, who gave the purely arithmetic treatment to the integration। इंटीग्रेशन को इसमें प्योरली अरिथमेटिक ट्रीटमेंट दिया ऑफ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। यानी जो रीमान था GFB रीमान, इसने जो इंटीग्रेशन के लिए जो मेथड दिया प्योरली अरिथमेटिक बेस्ड मेथड था, लेकिन केवल उन फंक्शंस के लिए था जो फंक्शन रियल बाउंडेड फंक्शंस हैं और फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइंड है, तो उनके लिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है। और इसमें जनरली देखें क्या कह रहे हैं, ये जो पार्ट है ये आपने जो सेकंड पार्ट था, सेकंड लेक्चर है, उसमें हमने इस पार्ट को डिस्कस किया था, डिफाइन किया था, ड्राइव किया था रिजल्ट कि एफ कोई भी रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है डिफाइंड ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कोई भी फंक्शन डिफाइंड है और पी पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी की, स्मॉल एम और कैपिटल एम इन्फीमम या सुप्रीमम कह देते हैं, या स्मॉल एम को हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और कैपिटल एम को हम क्या कहते हैं, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी रिस्पेक्टिवली। तो ये जो रिजल्ट था, ये रिजल्ट हमने सेकंड लेक्चर जो था, ये जो सेकंड लेक्चर था हमारा, उस सेकंड लेक्चर में हमने ड्राइव किया था कि स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए इज नथिंग बट लेंथ ऑफ इंटरवल is always less than or equal to LFP. LFP is lower sum is always less than or equal to upper sum, and upper is always less than or equal to capital M into B minus A। यानी जो लोअर सम और अपर सम है इनकी जो वैल्यू है वो इनके बिटवीन लाई करती है, मींस अपर सम एंड लोअर सम जो है ये बाउंडेड होते हैं हमारे पास। सो नाउ फॉर ईच पार्टीशन गिव राइज ए पेयर ऑफ सम, मतलब डिफरेंट पार्टीशन के लिए हमारे पास डिफरेंट लोअर सम डिफरेंट अपर सम आते हैं। द अपर सम एंड लोअर सम्स डिफरेंट आते हैं हमारे पास। कंसीडरिंग ऑल पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, अब तक हम केवल एक पार्टीशन ले रहे थे या एक रिफाइनमेंट ले रहे थे, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स की बात कर रहे थे। लेकिन अब क्या करें कि जितनी भी पॉसिबल पार्टीशन होती हैं वो सभी पार्टीशन को कंसिडर करें। डरने की बात नहीं है, केवल डेफिनेशन में, क्वेश्चंस में हम सभी पार्टीशंस के लिए काम करना होगा, लेकिन हम एक पार्टीशन के लिए काम करेंगे एन सब इंटरवल की, और उससे हमारा रिजल्ट जो है हम ड्राइव कर पाएंगे। तो क्या करें, कंसीडर ऑल पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड वी गेट सेट। एक सेट बनता है एलएफपी का, मतलब एलएफपी लोअर सम्स का एक सेट बनेगा हमारे। भाई एक मान लो पी पार्टीशन है, इसके लिए एलएफपी आ गया मेरे पास। दूसरी कोई पार्टीशन P1 है, इसके लिए मेरे पास क्या आ गया, LFP1। और कोई पार्टीशन है P2, इसके लिए क्या आ गया, LFP2, LFP3, LFP4 एंड सो ऑन। मतलब जितनी भी पार्टीशंस हैं उन सभी पार्टीशंस के लिए लोअर सम फाइंड आउट करें, और उसको हमने सेट ऑफ लोअर सम की फॉर्म में ये लिख दिया, ऑफ लोअर सम विच इज बाउंडेड अबव, बाउंडेड भी है एंड हेंस हैज द सुप्रीमम। बाउंडेड अबव है तो इसकी कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, हैज सुप्रीमम। तो ये जो लोअर
के लिए हमने लोअर सम के लिए जो पार्टीशन, सभी पार्टीशंस के लिए लोअर सम फाइंड आउट किए और उनका हमने सुप्रीमम फाइंड आउट किया। इसी वे में जो अपर सम्स हैं UFP1, UFP2 दूसरी पार्टीशन के लिए, UFP कह लें चाहे कोई पार्टीशन P पार्टीशन है उसके लिए, एंड सो ऑन, जितने भी अपर सम्स फाइंड आउट करोगे, इन अपर सम्स की जो इनफीमम होगी, मतलब अपर सम्स क्या है, बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड बिलो है तो इनकी हमारे पास इनफीमम वैल्यू होगी, उस इनफीमम को फाइंड आउट करें। लोअर सम्स जितने भी होंगे उनका सुप्रीमम फाइंड आउट करें, अपर सम्स जितने होंगे उनका इनफीमम फाइंड आउट करें। सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ लोअर सम इज कॉल्ड द लोअर इंटीग्रल। मतलब जितने भी लोअर इंटीग्रल है, डरने की बात नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ये लग रहा है पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको ये टॉपिक बिल्कुल इजी लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी लोअर सम्स हैं सभी नहीं फाइंड आउट करने हमने, हम केवल एक लोअर सम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है कि जितने भी पॉसिबल लोअर सम्स हैं वो सभी लोअर सम्स फाइंड आउट करो और उनका जो सुप्रीमम होगा उस सुप्रीमम को हम क्या कहेंगे, लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ, और उसको हम इस वे में डिनोट करते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। और लोअर इंटीग्रल के लिए यहां नीचे जो है ए के नीचे जो है बार का साइन, या कई बार हम इसमें जो पार्ट है ए यहां बार लगा देते हैं, मतलब बार का साइन नीचे वाले इंटीग्रल की तरफ है तो लोअर इंटीग्रल कह देंगे, अगर अपर वाले बी की तरफ अगर होगा बार का साइन तो उसको हम अपर इंटीग्रल कह देते हैं। मतलब कहने का यह है कि जितने भी लोअर सम्स हैं उन सभी लोअर सम्स का जो सुप्रीमम होगा उस सुप्रीमम को हम क्या कहेंगे, लोअर इंटीग्रल, और उस लोअर इंटीग्रल को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। और इसी वे में हम क्या कह रहे हैं, इनफीमम ऑफ सेट ऑफ अपर सम, मतलब जितने भी अपर सम्स आएंगे उन सभी अपर सम्स का इनफीमम फाइंड आउट करें, मतलब जितनी भी अपर सम्स की पॉसिबिलिटी है उनमें सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करें, उसको हम क्या कहेंगे, अपर इंटीग्रल, एंड इज डिनोटेड बाय दिस पार्ट। इसका क्या मतलब है, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू, ये जो पार्ट है इसका क्या मतलब है, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डीएक्स। अपर के लिए यहां बार साइन यूज कर देते हैं, अपर इंटीग्रल, तो इसको हम क्या कहते हैं, अपर इंटीग्रल। तो लोअर इंटीग्रल जो है, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी लोअर साइड में डीएक्स, इसकी वैल्यू क्या करें, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम, जितने भी लोअर सम्स हैं फॉर पी पार्टीशन, एनी पार्टीशंस, कोई भी पार्टीशन ले क्लोज इंटरवल, उन सब के लिए लोअर सम फाइंड आउट करें और उनका जो सुप्रीमम होगा उसको हम क्या कहेंगे, लोअर इंटीग्रल। इसी वे में जितनी भी पार्टीशंस हैं सबके लिए अपर सम फाइंड आउट करें, उन अपर सम का जो इनफीमम होगा उस इनफीमम को हम क्या कहेंगे, अपर इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, अपर इंटीग्रल डीएक्स, अपर इंटीग्रल। और रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डी इज फाइनाइट क्लोज इंटरवल ए बी इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल। फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल कब कहेंगे, और सिंपली इंटीग्रेबल भी कह देते हैं ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ इट्स अपर एंड लोअर इंटीग्रल्स आर इक्वल, यानी लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डीएक्स और जो ये अपर इंटीग्रल है ए टू बी एफ डीएक्स, अगर ये इक्वल है तो हम फंक्शन को क्या कहते हैं, आर इंटीग्रेबल। फंक्शन को क्या कहते हैं, रीमान इंटीग्रेबल, या सिंपली इंटीग्रेबल भी कह देते हैं। मतलब कहने का यह है कि लोअर इंटीग्रल फाइंड आउट करो, अपर इंटीग्रल फाइंड आउट करो, अगर दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन को हम क्या कहेंगे, रीमान इंटीग्रेबल। ये जो पार्ट है रीमान इंटीग्रेबल का, इसके लिए जनरली देखें क्या कह रहे हैं, द कॉमन वैल्यू इज कॉल्ड रीमान इंटीग्रेबल ऑफ एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड इट इज डिनोटेड बाय इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डीएक्स। यानी इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डीएक्स। लोअर के लिए लोअर वाली साइड में बार लगा देते हैं, अपर के लिए अपर वाली साइड में, अगर ये इक्वल है तो फंक्शन को क्या कहते हैं, रीमान इंटीग्रेबल, और वो क्या कहते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डीएक्स। दिस सेट ऑफ ऑल रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, जितने भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है उसको हम आर ए बी से डिनोट कर देते हैं, सेट ऑफ ऑल रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं कि जितने भी रीमान इंटीग्रेबल, यानी अगर इसमें कोई फंक्शन बिलोंग करता है, इस सेट में अगर कोई फंक्शन बिलोंग करता है तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। रीमान इंटीग्रेबल कब होगा, जब उसका लोअर इंटीग्रल, और ये बार है हमारे पास, यहां ये बार है, लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल लो, और उसको हम क्या कह देते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डीएक्स, या क्या कह देते हैं, एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। आर जो ए बी का मतलब आर रियल नंबर से नहीं है, ये हमारे पास आर रीमान के लिए है, रीमान के लिए, मतलब आर ए बी क्या है, सेट ऑफ ऑल रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। आर ए बी, आर स्टैंड फॉर रीमान,
रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस का सेट है उसमें बिलोंग करेगा। तो एंड एफ अगर एफ नहीं है, अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है तो हम कहेंगे कि एफ जो है वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो जनरली ये जो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो आपको बताया गया है, अब जो हम बात करेंगे वो बेसिकली ये तो है डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कि इसका क्या मीनिंग है। लेकिन जनरली क्या होगा कि अब हमने क्या कहा कि जितने भी पॉसिबल लोअर सम्स हैं, जितने भी पॉसिबल लोअर सम्स हैं वो फाइंड आउट करो, और उनका जो सुप्रीमम होगा उसको हम क्या कहेंगे, लोअर इंटीग्रल। और जितने भी अपर सम्स हैं ईच पार्टीशन के लिए, एक पार्टीशन या 10 पार्टीशन नहीं है, इनफाइनाइट मेनी पार्टीशंस हैं, उन सभी पार्टीशंस के लिए अपर सम्स, जितने भी पॉसिबल अपर सम्स होगा वो फाइंड आउट करें, और उनका जो इन्फीमम होगा उसको हम क्या कहेंगे, अपर इंटीग्रल। और फिर चेक करेंगे कि अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल सेम है, अगर है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, रीमान इंटीग्रेबल। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में करना होगा उससे पहले एक बार ये जो रीमान इंटीग्रेबल के लिए हमने जो ये कॉन्सेप्ट कहा है कि जितने भी लोअर सम है उनका इन्फीमम फाइंड आउट करो, उनका सुप्रीमम फाइंड आउट करो, जितने भी अपर सम्स हैं उनका इन्फीमम फाइंड आउट करो। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार वो हम देखते हैं। उसमें देखें जनरली जो ये पार्ट है अपर सम और लोअर सम वाला जो पार्ट आप करते हो, आपको पता है कि अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो मैं ये कर्व ले लेता हूं, ये एक कर्व है, थोड़ी सी ज्यादा स्लैंडिंग इसलिए ले रहा हूं ताकि थोड़ा और इजीली हम समझ पाए। ये है मान लो ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ए बी हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल था, ए बी हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल था, और हम क्या कर रहे थे, इस क्लोज्ड इंटरवल की पार्टीशन ले रहे थे, यानी ए इज इक्वल टू एक्स नॉट, फिर एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड सो ऑन एक्स एन माइनस वन, और ये b इज इक्वल टू एक्स एन। और इसके लिए हम जब लोअर सम फाइंड आउट करने की बात कर रहे थे, लोअर सम एल एफ पी, लोअर सम के लिए क्या था, समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा आर, आर इज इक्वल टू 1 to n, यानी m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस सो ऑन mn डेल्टा n। m1 m2 m3 क्या थी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन rth सब इंटरवल या ith सब इंटरवल। तो इसलिए में क्या करते थे, हम इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन करें, इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन करें, स्ट्रेट लाइन समझें आप इनको, ये स्ट्रेट लाइन है, एंड सो ऑन। और लोअर सम वाला जो पार्ट होता था, यानी ये मेरा जो फर्स्ट इंटरवल है, इस फर्स्ट इंटरवल में ये जो m1 है, m1 क्या है, इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू। तो ये फंक्शन ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब ये इस पॉइंट पर फंक्शन की ये वैल्यू है और इस पॉइंट पर फंक्शन की ये वैल्यू है। अगर आप देख रहे हैं तो ये जो इंटरवल है x0 टू x1 का इंटरवल, यहां फंक्शन की ये वैल्यू और ये वैल्यू है, इन दोनों में जो सबसे छोटी वैल्यू है, इस इंटरवल में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है। और जो डेल्टा वन है, डेल्टा वन इस लेंथ को रिप्रेजेंट करता था। तो यानी ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट मेरे पास क्या था, m1 डेल्टा वन, यानी ये जो m1 डेल्टा वन है ना, m1 डेल्टा वन वो ये है। फिर ये जो दूसरा इंटरवल है, इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू यहां m2 वैल्यू बनती थी, ये वाली वैल्यू m1, ये वाली वैल्यू m2। तो ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे थे, तो ये वाला जो पार्ट है ये मेरे पास क्या था, m2। तो इस पार्टीशन के लिए m2 डेल्टा 2 एंड सो ऑन, अगर ये ज्वाइन कर दिया हमने, ये ज्वाइन कर दिया, ये वाला पार्ट ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लोअर पार्ट में आप देख रहे हो, लोअर पार्ट में जो भी वैल्यूज आप देख रहे हो, ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास लोअर सम है LFP एक पार्टीशन के लिए। फिर मैं अगर दूसरी कोई पार्टीशन लेता हूं, मान लो मैं इसमें कोई पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं या एक से ज्यादा, तो जब मैं मान लो एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं, मान लो मैंने वो पॉइंट यहां ऐड किया, तो पहले मेरे पास जो लोअर सम था वो मेरे पास ये वाला पार्ट था लोअर सम में। लेकिन जैसे ही हमने इस पॉइंट को ऐड किया, तो इस इंटरवल के लिए यहां से लेकर यहां तक का पार्ट और यहां तक का पार्ट है, इसके लिए मेरे पास ये यहां से यहां तक वाले पार्ट में तो इतना ही रहा। लेकिन जैसे ही ये पॉइंट ऐड किया, मेरे पास लोअर सम इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही पार्टीशन लेंगे, रिफाइनमेंट लेंगे, लोअर सम इंक्रीज हो गया। फिर अगर मान लो मैंने एक पार्टीशन और ले ली, तो मेरे पास ये वाला पार्ट इंक्रीज हो जाएगा। फिर मान लो मैंने एक पार्टीशन और ले ली, ये वाला पार्ट इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे पार्टीशन बढ़ाते जाएंगे, रिफाइनमेंट लेते जाएंगे, लोअर सम इंक्रीज होता जाता है।
तो हमें जो फाइंड आउट करना होता था, हमें इनका सुप्रीमम फाइंड आउट करना होता था, सुप्रीमम ऑफ एलएफपी। जितने भी पार्टीशंस हैं, पॉसिबल पार्टीशंस, इनके लिए हम इनका सुप्रीमम फाइंड आउट करते थे। तो आप देख रहे हो कि जो भी पार्ट होगा, यहां अगर पॉइंट ले लेते हैं तो ये हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो सुप्रीमम आता है, इस सुप्रीमम को हम क्या कहते हैं, लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स। तो जो ये लोअर इंटीग्रल है, एक आप कहते हो इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स, जो कंप्लीट इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन है और ये जो लाइंस है हमारी, ये जो टोटल पार्ट है, ये जो टोटल पार्ट है, ये कहलाता है एरिया, यानी ये टोटल एरिया, और ये कहलाता है लोअर इंटीग्रल। तो आप देख रहे हो कि जो लोअर इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हमेशा इस कर्व से नीचे रहेगी, कहीं भी पॉइंट ले लो, लोअर सम हमेशा इस कंप्लीट इंटीग्रल से छोटा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे पार्टीशंस लेते जाएंगे, लोअर सम इंक्रीज होता जाएगा। वो कोशिश क्या कर रहा है, लोअर सम, जैसे यहां लिया तो ये पार्ट और बढ़ गया हमारे पास, यहां हमने लिया तो ये वाला पार्ट और इंक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे रिफाइनमेंट लेते जाएंगे, लोअर सम बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या कोशिश करेगा, लोअर सम इस इंटीग्रल के पास पहुंचने की, लोअर सम इस इंटीग्रल के पास पहुंचने की, और हम उनकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हम क्या कहते हैं, लोअर इंटीग्रल। इसी वे में अगर हम अपर इंटीग्रल वाला पार्ट करते, तो अपर इंटीग्रल अगर यहां से यहां तक का जो इंटरवल था, इसमें अगर ये बात करते तो मेरे पास पहले ये अपर इंटीग्रल में ये वाला पार्ट होता, यूएफपी जो डिनोट करते हो समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर, आर इज इक्वल टू 1 टू एन, यानी कैपिटल M1 डेल्टा 1 प्लस सो ऑन Mn डेल्टा एन। इसमें अपर इंटीग्रल में ये वाला पार्ट ऐड था, लेकिन जैसे ही हमने ये वाली रिफाइनमेंट ली, जैसे ही ये वाली रिफाइनमेंट ली, तो पहले मेरे पास क्या हुआ, यहां से ये पार्ट ऐड हो गया, ये वाला पार्ट, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट कम हो जाएगा, ये वाला पार्ट कम हो जाएगा। जैसे जैसे रिफाइनमेंट लेते जाते हैं, अपर सम कम होता जाता है। और आप देखो अपर सम वाला जो पार्ट है, अपर सम वाला जो पार्ट है वो हमेशा इस जो लाइन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इससे ऊपर है। ये वाला पार्ट हमेशा इससे ऊपर पार्ट रहता है। ये वाला पार्ट हमेशा इससे ऊपर है हमारे पास। तो जैसे जैसे रिफाइनमेंट लेते जाएंगे, मान लो मैंने यहां रिफाइनमेंट ली, ये रिफाइनमेंट ली, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरा कम हो गया। जैसे यहां रिफाइनमेंट ली, ये वाला पार्ट कम हो गया, तो लो अपर सम जो है वो कम होता जाएगा। तो अपर सम के लिए हम क्या करते हैं, इनका जो इन्फीमम होता है, इन्फीमम ऑफ अपर सम जो लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स। तो जैसे जैसे रिफाइनमेंट, इनफाइनाइट मैनी रिफाइनमेंट लेंगे, अपर सम कम होता जाएगा, वो इस कर्व के एरिया के नजदीक आता जाएगा। लोअर सम बढ़ता जाएगा और इसके नजदीक आएगा। लेकिन जब ये लोअर सम, लोअर इंटीग्रल और ये जो अपर इंटीग्रल है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल इक्वल हो जाएंगे, तो वो केवल तभी होंगे जब वो इसके इक्वल होंगे। यानी ए टू बी लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स कहें या ये कहें, ये तीनों इक्वल कब होंगे, जब लोअर इंटीग्रल बढ़ता बढ़ता इस लाइन के लास्ट तक के एरिया में पहुंच जाएगा, अपर इंटीग्रल कम होते होते लाइन तक पहुंच जाएगा। यानी अगर ये तीनों वैल्यू सेम है तो ही हम फंक्शन को क्या कहते हैं, आर इंटीग्रेबल। अपर सम कम होता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कितना कम होगा, इस इंटीग्रल तक। लोअर सम बढ़ता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ेगा, इस तक। वो इक्वल अगर होंगे तो वो केवल तभी इक्वल होंगे जब वो वाली वैल्यू उसके इक्वल होगी, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। तो हमें जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, इनफीमम और सुप्रीमम जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इसके लिए ये नहीं कि क्या कहा सभी पार्टीशंस के लिए फाइंड आउट करो फिर उनका इनफीमम और सुप्रीमम लो। हम क्या करेंगे, जनरली जो वैल्यूज होंगी, या तो हमें गिवन होगी, डायरेक्ट देख के पता चल जाएगा कि क्या आ रही है वैल्यूज पार्टीशन। जनरली हम उस इंटरवल को n सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, और लास्ट में जो एक लोअर सम आ गया उस पर लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास सुप्रीमम यानी लोअर इंटीग्रल आ जाएगा। अपर सम पर लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करेंगे, वो अपर सम का इनफीमम आ जाएगा, उसको हम अपर इंटीग्रल कहेंगे। मतलब केवल हम एक पार्टीशंस के लिए लोअर सम और अपर सम फाइंड आउट करेंगे,
और उनका इन्फिमम और सुप्रीमम के लिए लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करते हैं। अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल आ जाएगा, और अगर अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल इक्वल है तो हम फंक्शन को आर इंटीग्रेबल कह देंगे, और अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन आर इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन हमें एक बार करने की जरूरत है कि कैसे क्या करेंगे। उसके लिए देखें कुछ रिमार्क्स में जो अभी हमने डिस्कस किया है वही पॉइंट का रिकैप है, वही सेकंड जो लेक्चर है उसमें हमने यही पार्ट किया था बस। लेकिन अब क्या हुआ, m इंटू बी माइनस ए इज लेस देन और इक्वल टू एल एफ पी इज लेस देन और इक्वल टू यू एफ पी का था, और इज लेस देन और इक्वल टू m इंटू बी माइनस ए का था। लेकिन अब बस लोअर और अपर सम के बीच में इंटीग्रल की वैल्यू और आ गई, क्योंकि अभी हमने ग्राफिकली भी देखा है कि जो इंटीग्रल की वैल्यू होती है वो हमेशा लोअर सम और अपर सम के बीच में लाई करती है। कहीं लोअर सम हमेशा इंटीग्रल से छोटा होता है, और जो अपर सम होता है वो हमेशा इंटीग्रल से बड़ा होता है। इक्वल कब आ जाएगा, जब फंक्शन क्या होगा, आर इंटीग्रेबल। सेकंड जो पॉइंट है इसमें क्या करें, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी बाउंडेड फंक्शन इज इंटीग्रेबल। हम बाउंडेड फंक्शंस के लिए ही चेक करते हैं वो इंटीग्रेबल है या नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो वो इंटीग्रेबल हो। इसका हम एक एग्जांपल करेंगे। लेकिन अगर इंटीग्रेबल है, इट इज इंटीग्रेबल ओनली इफ लोअर एंड अपर इंटीग्रल्स आर इक्वल। यानी अगर फंक्शन बाउंडेड है तो जरूरी नहीं होगा कि वो इंटीग्रेबल हो। फंक्शन इंटीग्रेबल कब होगा, जब आप उसका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे और वो दोनों इक्वल हो। अगर दोनों इक्वल होंगे तो फंक्शन को क्या करेंगे, इंटीग्रेबल। थर्ड पॉइंट में क्या करें, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑन एन इंटरवल हैज टू लिमिटेशन। मतलब ये जो रीमान इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है इसमें हमारे पास लिमिटेशंस हैं कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल चेक करने से पहले वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। ये लिमिटेशन है क्योंकि हम आर इंटीग्रेबल वाला कॉन्सेप्ट केवल बाउंडेड फंक्शंस के लिए करते हैं, और वो क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइंड होना चाहिए। तो ये टू लिमिटेशंस हैं कि फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए और इंटरवल जो है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट एंड क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए। और अगर फंक्शन बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल है ऑन बी टू ए टू बी में है तो बी टू ए में भी हम कह सकते हैं, और बी टू ए के लिए क्या कहेंगे, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स को इंटीग्रल फ्रॉम बी टू ए एफ डी एक्स लिख सकते हैं। बस बाहर क्या आ जाता है, माइनस साइन। वही आपको पता है, लिमिट इंटरचेंज करते हो तो नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ जाता है। और इसी वे में एक पार्ट और कह रहे हैं कि अगर इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स एरिया जीरो है तो केवल तभी होगा जब दोनों पॉइंट क्या हो, सेम, ए इज इक्वल टू बी। इससे रिलेटेड अब हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। टू अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, इजीली हम इनको प्रूव कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने देखना है, और ये एग्जाम्पल करने के बाद हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन है आर इंटीग्रेबल का, उसमें हम इन्हीं स्टेप से सॉल्व करते हैं, इनके अलावा और कोई स्टेप यूज नहीं करते। क्या करें, कंप्यूट एल एफ पी एंड एफ यू एफ पी एंड एल एफ पी फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to pi by 2 by taking partition p is equal to 0, pi by 2n, 2 pi by 2n, 3 pi by 2n and so on n pi by 2n। वैसे तो इस क्वेश्चन में पार्टीशंस गिवन है, अदरवाइज अगर ये पार्टीशन गिवन नहीं भी होती तो हम इस पार्टीशन में जो डिफरेंस ले रहे हैं ना, ये जो डिफरेंस है, लेंथ जो ले रहे हैं, लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल वो सेम ले रहे हैं, और उसके लिए जनरली जो फॉर्मूला बन जाता है वो फॉर्मूला बन जाता है b माइनस ए अपॉन एन। b माइनस ए अपॉन एन का मतलब पाई बाई 2 माइनस 0 अपॉन एन यानी पाई बाई 2n। यानी 0 से स्टार्ट करो, पाई बाई 2n प्लस पाई बाई 2n पाई बाई 2n ऐड करते जाओ, 0 पाई बाई 2n, फिर पाई बाई 2n में पाई बाई 2n ऐड करेंगे तो 2 पाई बाई 2n, 2 पाई बाई 2n में पाई बाई 2n ऐड करेंगे तो 3 पाई बाई 2n एंड सो ऑन n पाई बाई 2n। n पाई बाई 2n ऑटोमेटिकली n से n कैंसिल हो जाएगा, लास्ट वाला पॉइंट आ जाएगा। यानी अगर हमारे पास बाई चांस इस क्वेश्चन में पार्टीशन गिवन है, अगर पार्टीशन गिवन नहीं हो तो हम इस तरीके से पार्टीशन बना सकते हैं कि डेल्टा फाइंड आउट करें b माइनस ए और उसको n से डिवाइड कर दें। जो ये वैल्यू आती है, ये जैसे ये इंटरवल है, अगर a टू b इंटरवल होता तो पहले a में डेल्टा यानी क्या हो जाता, जो पार्टीशन होती पार्टीशन वो क्या हो जाती, पहला पॉइंट तो a, दूसरा पॉइंट a डेल्टा, a प्लस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, नेक्स्ट a प्लस 2 डेल्टा एंड सो ऑन a प्लस n डेल्टा। पार्टीशन इक्वल लेंथ पे हम बनाना चाहते हैं, ईच सब इंटरवल की लेंथ सेम हो, तो उसके लिए हम काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट से भी इस टाइप की कोई भी पार्टीशन फॉर्म कर सकते हैं। तो इस पैटर्न को फॉलो करके हम सॉल्व करते हैं, और हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो आर इंटीग्रेबल होगा।
रीमान इंटीग्रेबल होगा, तो उसके लिए हमें लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल फाइंड आउट करने होते हैं। इसलिए लेकिन इसने पहले क्या कर दिया, लोअर सम और अपर सम। अगर ये वाला पार्ट नहीं कहता तो भी हमें आर इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए अपर सम और लोअर सम फाइंड आउट करना होता। तो हम पहले इस क्वेश्चन में इस पार्टीशन को लेकर अपर सम और लोअर सम फाइंड आउट करेंगे, फिर उनका इन्फीमम, अपर सम का इन्फीमम फाइंड आउट करेंगे, लोअर सम का सुप्रीमम फाइंड आउट करेंगे, और उनको हम देखेंगे क्या वो दोनों वैल्यू सेम है। अगर वो दोनों वैल्यू सेम है तो फंक्शन क्या होता है, रीमान इंटीग्रेबल, और अगर सेम नहीं होगी तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास पार्टीशन है, p इज इक्वल टू 0 पाई बाई 2n 2 पाई बाई 2n, बीच में अगर हम आर एक्स सब इंटरवल, क्योंकि हम स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें बीच में क्या हो जाएगा 1 2, अगला क्या होता है 3 पाई बाई 2n, एंड सो ऑन क्या हो जाता है r माइनस 1 पाई बाई 2n, r पाई बाई 2n, एंड सो ऑन n पाई बाई 2n। तो जो आर एक्स सब इंटरवल होता है, आर एक्स सब इंटरवल वो क्या हो जाता है r माइनस 1 पाई बाई 2n से r पाई बाई 2n, यानी जो आर एक्स सब इंटरवल होता है आई आर इज इक्वल टू r माइनस 1 इंटू पाई बाई 2n टू लेकर r पाई बाई 2n, ये आर एक्स सब इंटरवल हो जाता है, ये हमारा आर एक्स सब इंटरवल हो जाता है। तो हमें इस आर एक्स सब इंटरवल में कैपिटल एम आर भी फाइंड आउट करना होता है और स्मॉल एम आर भी फाइंड आउट करना होता है। कैपिटल एम आर भी फाइंड आउट करना होता है, स्मॉल एम आर भी फाइंड आउट करना होता है। फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन गिवन है। हमें ये पता होना चाहिए कि जो फंक्शन गिवन है और इंटरवल जो था हमारा, वो इंटरवल था 0 टू पाई बाई 2। हमें ये पता होना चाहिए कि जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि उससे हमें हेल्प मिल जाती है कि अगर मान लो फंक्शन, ये जो फंक्शन है, हमें किसी भी फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल में मान लो a टू b है या a1 टू a2 है, a1 a2 कोई भी एक इंटरवल है, और इस इंटरवल में मुझे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और या मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मुझे पता है फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी फंक्शन की वो इस पॉइंट पर आएगी, a2 पॉइंट पर, यानी f ऑफ a2, और जो सबसे कम वैल्यू आएगी वो सबसे छोटे पॉइंट पर आएगी, यानी a1 पॉइंट पर आएगी, यानी f ऑफ a1। यानी अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जो एंड पॉइंट है उस पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी और जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी। लेकिन अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता और इंटरवल होता a1 टू a2 और मुझे इसमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मुझे पता है फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब जैसे जैसे आगे जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी, तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, यानी f ऑफ a1, और a2 पॉइंट जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैल्यू कम होती जा रही है, तो f ऑफ a2 जो होगा वो मिनिमम आएगा। तो मुझे जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन का मुझे ये पता होना चाहिए क्या वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यहां से आप देख रहे हो फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स है, और आपको पता है कि जो साइन एक्स फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग होता है। 0 टू 90 पे वैल्यूज जब पुट करते हो 0 30 60 एंड सो ऑन, तो वो वैल्यूज इंक्रीज होती जाती है। या आपको पता है कि जो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, जैसे आप y इजिकल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाते तो वो ये इस वे में बनता है, ये होता है पाई बाई 2 और यहाँ 1 ये 0, तो 0 से पाई बाई 2 के लिए फंक्शन जो है एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स का ग्राफ है ये। तो ये जो फंक्शन है 0 से पाई बाई 2, इसके लिए फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो हमें फंक्शन पता है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें पता है कि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, आर एक्स सब इंटरवल बनाना होगा, कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर फाइंड आउट करना होगा। कैपिटल एम आर क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ का मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इस आर एक्स सब इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आएगी, लास्ट वाले पॉइंट पर, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो कैपिटल एम आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स था, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, आर पाई बाई 2n, यानी साइन आर पाई बाई 2n। कैपिटल एम आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन आर पाई बाई 2n, और इसी वे में स्मॉल एम आर फाइंड आउट करते हो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन आई आर। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, और हमें पता है इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमें पता है फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो
स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आएगी, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आएगी, यानी स्मॉल एम आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन आर माइनस वन पाई बाई टू एन। और अब हमारे पास अगर स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर है और उसके बाद हम डेल्टा आर फाइंड आउट करते हैं, इंटरवल सब इंटरवल की लेंथ। लेकिन जनरली जो ये हम पार्टीशन डिफाइन कर रहे हैं, अदरवाइज तो ईच सब इंटरवल के लिए लेंथ की जरूरत होती है हमें, लेकिन हम कह रहे हैं ईच सब इंटरवल की लेंथ सेम ले रहे हैं, तो डेल्टा आर लेंथ ऑफ आर एक्स सब इंटरवल। वैसे इससे भी पता चल जाता है आर की फॉर्म में आएगा तो आर पे डिपेंड करेगा, आर से फ्री आ जाएगा। जैसे सब इंटरवल की लेंथ क्या होती है, डी माइनस ए, यानी आर आई बाई टू एन माइनस आर माइनस वन पाई बाई टू एन। इन दोनों का डिफरेंस लेते तो वो पाई बाई टू एन है, पाई बाई टू एन इज फ्री फ्रॉम आर। तो इसका मतलब डेल्टा आर जो इंटरवल हैं उन सबकी जो लेंथ है वो सेम है, डेल्टा वन कहें, डेल्टा टू कहें, डेल्टा एन कहें, सबकी वैल्यू क्या होगी, पाई बाई टू एन। और ये वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद हमें पता है हम क्या करते हैं, एलएफपी और यूएफपी फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं अपर सम यूएफपी। यूएफपी के लिए फॉर्मूला पता है, वैल्यूज पता है, पुट कर दें, सॉल्व कर लें। क्या होगी, समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर, समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर, समेशन कैपिटल एम आर की वैल्यू क्या थी, साइन आर पाई बाई टू एन इंटू डेल्टा आर की वैल्यू क्या है, आर पाई बाई टू एन। और इसको अब हमने सॉल्व करना है। जो पाई बाई टू एन है, आर जो वेरी कर रहा है, आर जो वेरी कर रहा है, समेशन जो वेरी कर रहा है वो फ्रॉम आर इज इक्वल टू 1 टू एन कर रहा है। तो जो पाई बाई टू एन है ये तो फ्री फ्रॉम आर है, तो फ्री फ्रॉम आर है तो हम इसको आउटसाइड ले सकते हैं, यानी पाई बाई टू एन आउटसाइड। ये समेशन क्या रह गया, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन साइन आर पाई बाई टू एन। इसमें आप आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आर पाई बाई टू एन आउटसाइड, आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे, आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, पाई बाई टू एन, यानी साइन पाई बाई टू एन, प्लस आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे, आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, साइन 2 पाई बाई टू एन, प्लस आर की वैल्यू 3 पुट करेंगे, प्लस साइन 3 पाई बाई 3 एन, एंड सो ऑन आर की वैल्यू एन पुट करेंगे, साइन एन पाई बाई टू एन। तो ये जो पार्ट है, अब ये जो पार्ट है ये एक ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन मैंने इसको इसीलिए ऐड ऑन किया, बाकी और क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पता होते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला आता है। उस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को यूज करके हम इस टोटल वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, हमें इस टोटल वैल्यू को ऐड करना है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, अपर सम। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमें ध्यान होना चाहिए, इसीलिए इस क्वेश्चन को इसमें ऐड ऑन किया गया है। क्या है फॉर्मूला, क्या होता है कि अगर हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस टू बीटा एंड सो ऑन साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा अगर है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई टू, यानी सेम वैल्यू है, बीटा का डिफरेंस है, बीटा 2 बीटा 3 बीटा एन माइनस वन बीटा। तो क्या होगा फॉर्मूला, ये जो टोटल सम है वो किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन ऑफ एन टाइम्स जो डिफरेंस बनता है, यानी बीटा कह सकते हो, ईच एंगल में डिफरेंस बीटा बनता है, साइन ऑफ एन टाइम्स बीटा बाई टू कह सकते हो, डिफरेंस बाई टू, इंटू डिवाइडेड बाई, दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाई साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल डिवाइडेड बाई टू। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। उसमें जो फर्स्ट एंगल था हमारा अपर सम इज इक्वल टू पाई बाई टू एन, ये तो आउटसाइड था, लास्ट में ये जो पाई बाई टू एन है ये तो आउटसाइड था, इसको आप अल्फा कहें, साइन अल्फा, इसको साइन अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा। तो उसके अकॉर्डिंग अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई टू एन, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई टू एन, और बीटा की वैल्यू भी आप देखोगे तो वो भी यहां क्या मिलेगी, पाई बाई टू एन। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो ये तो एज इट इज साइन ऑफ फर्स्ट एंगल, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल क्या था, पाई बाई टू एन, प्लस लास्ट एंगल क्या था, एन पाई बाई टू एन डिवाइडेड बाई टू, इंटू साइन ऑफ एन टाइम्स डिफरेंस कितना था, पाई बाई टू एन, डिफरेंस कितना था, ईच टर्म में डिफरेंस पाई बाई टू एन है, तो एन इंटू पाई बाई टू एन बाई टू, टू इंटू टू 4n हो जाएगा, यानी एन पाई बाई 4n डिवाइडेड बाई साइन ऑफ क्या था, डिफरेंस कितना है, पाई बाई टू एन, डिफरेंस कितना है, पाई बाई टू एन, और डिवाइडेड बाई टू हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ पाई बाई 4n। तो अब ये जो वैल्यू आप देख रहे हो साइन पाई बाई 4, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई रूट टू, साइन 45 की डिग्री, साइन
5/4 की वैल्यू क्या है 1/√2, तो 1/√2 यहां इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू क्या आ गई π/2√2n। और ये जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए इसको ए कहें पहले वाले को या बाद वाले को, ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये जो साइन ए है यानी साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, दोनों टर्म में से जो 1/√2 है वो कॉमन आ जाएगा, तो 1/√2 कॉमन आ जाएगा, तो 1/√2 हमने यहां कॉमन ले लिया 1/√2। अब ये है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा cot थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा यानी cot π/4n, और ये सेम है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है, ये मेरे पास जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी अपर सम की, यूएफपी जो हमें फाइंड आउट करना था। तो यानी यूएफपी हमारे पास क्या आ गया अपर सम इज इक्वल टू क्या आ गया π/4n cot π/4n + 1। और अगर अब हमें अपर इंटीग्रल फाइंड आउट करना हो, जैसे मैंने आपसे कहा था हम केवल एक अपर सम फाइंड आउट करेंगे, ऐसे ही आगे एक लोअर सम फाइंड आउट करेंगे। अपर इंटीग्रल क्या कहते हैं जितनी भी पार्टीशंस बनती है सबके लिए अपर सम फाइंड आउट करो। हम अब सबके लिए नहीं फाइंड आउट करेंगे, हमने एक के लिए फाइंड आउट किया और फिर हमें इनका इन्फिमम लेना होता है, और उस इन्फिमम को हम क्या कहते हैं अपर इंटीग्रल। लेकिन अपर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए सभी नहीं, एक फाइंड आउट कर लिया हमने, वही इनफ है, बहुत है, सफिशिएंट है हमारे लिए। तो अब ये फाइंड आउट कर दिया, तो इसका जो हमें सभी के लिए जो कहते हैं, या इसका जो इन्फिमम कहते हैं, उस इन्फिमम के लिए हम क्या कहते हैं इसमें लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि n इंटरवल्स में डिवाइड किया, n के प्लेस पर 1 2 3 4 पुट करेंगे तो डिफरेंट इंटरवल्स के लिए डिफरेंट पार्टीशंस के लिए अपर सम आ जाएगा। n टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब उसको हमने बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, तो इनफाइनाइट मैनी सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, तो ये जो पार्ट है ये क्या लिखा हुआ है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2, ये अपर इंटीग्रल के लिए यहां हम ये यूज कर देते हैं f dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो अपर सम है इस पर हम क्या अप्लाई कर देते हैं लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी π/4n cos थीटा को 1 टेंजेंट थीटा + 1 लिख सकते हैं। अब ये जो π/4n है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी π/4n अपॉन टेंजेंट π/4n प्लस 1 था, 1 का क्या हो जाएगा π/4n, और हमें पता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा अगर हो तो वो 1 होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा अगर हो तो वो 1 होता है बस। लेकिन यहाँ क्या है n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो अगर n इंफिनिटी को टेंड करता है तो 1 अपॉन जो n होगा वो 0 को टेंड करेगा, और ये भी मेरे पास 1 अपॉन n है, ये भी मेरे पास 1 अपॉन n टाइप है, यानी थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 1, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और π/4n में n की वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे तो π/∞ यानी 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 1 + 0 यानी 1। तो जो अपर इंटीग्रल है, जो ये अपर इंटीग्रल है, अपर इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। इसी वे में हम लोअर इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व होगा सेम स्टेप में, और वो लोअर इंटीग्रल जो आएगा उसको भी हम उसका सुप्रीमम फाइंड आउट करना चाहेंगे, मतलब लोअर इंटीग्रल, और वो भी 1 आएगा। तो आपको पता है लोअर सम के लिए क्या बताया गया है LF इक्वल टू समेशन स्मॉल mr डेल्टा r, और स्मॉल mr की वैल्यू हमने क्या कही थी स्मॉल mr इक्वल टू साइन r - 1 π/2n, तो ये हम पुट कर देंगे इसमें स्मॉल mr की वैल्यू साइन r - 1 π/2n इंटू डेल्टा r की वैल्यू क्या थी π/2n। सेम स्टेप जैसे अपर सम के लिए सॉल्व किया वैसे ही इसमें भी π/2n को आउटसाइड लेंगे, रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, और उसमें r की वैल्यू 1 to n पुट करेंगे। π/2n समेशन r = 1 to n sin r - 1 π/2n, तो π/2n प्लस पुट करेंगे 0, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो sin 0 0 प्लस 1 पुट करेंगे तो sin π/2n, 2 पुट करेंगे एंड सो ऑन n पुट करेंगे तो n - 1 π/2n। ध्यान देना है यहां बच्चे क्या कर देते हैं गलती कि कई बार इस 0 को स्किप कर देते हैं, इसको फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल की फॉर्म में ले लेते हैं, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल की फॉर्म में, लेकिन ले सकते हो, लेकिन क्या होता है कि फिर हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो n नहीं रहती। अगर मैं 0 को भी रखता हूं तो नंबर ऑफ टर्म्स n रहेगी, क्योंकि जो लास्ट में हम n इंटू डिफरेंस बाई 2 यूज करते हैं, ध्यान रहे n इंटू डिफरेंस जो यूज करते हैं वो n टर्म्स के लिए होता है,
लेकिन अगर मान लो इसको मैं ओमिट कर देता हूं, केवल यहां से सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूं, तो नंबर ऑफ टर्म्स n-1 होगी। जीरो को भी रखें साथ में ताकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स n रहे। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था, π/2n, तो एज इट इज साइन ऑफ क्या था, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2। जीरो कहीं है, इसको साइन जीरो भी समझ सकते हैं, जीरो प्लस लास्ट एंगल n-1/2, n-1 π/2n, और उस पूरे को किससे डिवाइड कर रहे थे, 2 से, इंटू साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस बाई 2, n इंटू डिफरेंस बाई 2, और ये साइन ऑफ डिफरेंस बाई 2, फॉर्मूला जो था हमारा वो पुट किया। बस यहां n से n कैंसिल हो जाएगा, वही साइन π/4 होगा, साइन π/4, और साइन π/4, इस साइन π/4 को क्या कह सकते हैं, 1/√2। ये 1/√2 इसके साथ आ जाएगा, ये जो वैल्यू थी 1/√2 इसके साथ आ जाएगा, π/2√2n। साइन ऑफ इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये जो पार्ट है ये जो है 2 और 2n 4n हो गया, 4n, तो n माइनस n पाई माइनस पाई बाई 4n हो जाता है, यानी π/4 माइनस π/4n। यानी इस पार्ट को अगर सॉल्व करते हो, तो इस पार्ट को सॉल्व करते हो तो ये वाला पार्ट ही आ जाता है, साइन π/4 माइनस π/4n, और अपॉन में क्या है, साइन π/4n। और अब ये एज इट इज साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी आपको पता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, साइन π/4 1/√2, कॉस π/4 1/√2, वहां भी था, बस वहां प्लस साइन था, यहां माइनस साइन आ गया, 1/√2 कॉमन आ जाएगा, 1/√2 कॉमन, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cot थीटा, cot π/4n, साइन अपॉन साइन कैंसिल होगा 1, तो π/4n इंटू cot π/4 माइनस n, ये मेरे पास क्या है, LFP, जो हमें लोअर सम फाइंड आउट करना था। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, लोअर सम की। और लोअर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो लोअर इंटीग्रल क्या होता है, जितने भी लोअर सम्स होते हैं उनका सुप्रीमम। लेकिन हम क्या करेंगे, इस पर क्या अप्लाई कर देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लोअर इंटीग्रल। तो टेकिंग लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 0 to π/2 f dx, जीरो के साथ बार, मतलब लोअर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, LFP की वैल्यू थी हमारे पास π/4n 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, कोट थीटा को 1 अपॉन टेंजेंट थीटा माइनस 1, π/4n को अंदर ले गए, और ये लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा, ये 1 हो जाएगा, और इस पर n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 यानी 0। तो यानी इसका मतलब जो लोअर इंटीग्रल है, जो लोअर इंटीग्रल है हमारे पास, लोअर इंटीग्रल वो भी 1 है, और जो हमने अपर इंटीग्रल सॉल्व किया था वो भी 1 है। तो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल इक्वल है, तो इसका मतलब फंक्शन इज इंटीग्रेबल, और फंक्शन इज इंटीग्रेबल मतलब इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 f dx इज इक्वल टू 1। ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, बस एक दो क्वेश्चन अगर आप इस टाइप के सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि वेरी इजीली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमने ये कहा था कि अगर फंक्शन हम यहाँ रीमान इंटीग्रेबल देखना चाह रहे हैं तो वो फंक्शन पहले बाउंडेड होना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है, क्या जरूरी है वो इंटीग्रेबल होगा? तो उसका ये एक ऐसा एग्जांपल है कि फंक्शन बाउंडेड तो होगा लेकिन इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो दिस एग्जांपल शोज दैट फंक्शन f डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 बाई, क्या डिफाइंड है, fx की वैल्यू 1 होगी अगर x रैशनल नंबर है, fx की वैल्यू -1 होगी अगर x इरेशनल नंबर है। बाउंडेड है क्योंकि फंक्शन की वैल्यू या तो 1 आएगी या -1 आएगी, तो इसका मतलब फंक्शन बाउंडेड है, लेकिन प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होगा। और आपको पता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p एंड q जो है वो इंटीजर्स होते हैं प्रोवाइडेड q इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p एंड q इंटीजर्स प्रोवाइडेड q इज नॉट इक्वल टू 0, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। और जो रैशनल नंबर्स नहीं होते वो इरेशनल नंबर कहते हैं। तो कोई भी इंटरवल हो आपका, छोटे से छोटा इंटरवल ही हो, चाहे 0 से 0.1 या a to b, कोई भी इंटरवल हो, उस इंटरवल में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसके लिए वही
हमारे पास ये जो इंटरवल है वो 0 to 1 इंटरवल गिवन है, तो हम इसकी पार्टीशन करेंगे, इसमें गिवन नहीं है, तो पार्टीशन करने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि पार्टीशन अगर हम करना चाहते हैं तो वो पार्टीशन कैसे करेंगे, इसके लिए भी आपको बता दिया गया है कि डेल्टा की जो वैल्यू लेते हैं वो क्या लेते हैं, b माइनस ए अपॉन एन, यानी 1 माइनस 0 अपॉन एन, यानी 1 अपॉन एन, यानी 1 अपॉन एन ऐड करते जाओ बस। तो क्लियरली द फंक्शन एफ इज बाउंडेड, बाउंडेड है क्योंकि मोड एफ एक्स की वैल्यू 1 है फॉर ऑल एक्स। तो कंसीडर द पार्टीशन p इज इक्वल टू 0, फिर प्लस 1 बाई एन हो जाएगा, प्लस 1 बाई एन, 2 बाई एन, 3 बाई एन, r माइनस 1 बाई एन, आर एन एंड सोन एन बाई एन। तो ये हमारे पास पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 की, ईच सब इंटरवल की लेंथ सेम है और ईच सब इंटरवल की लेंथ हम क्या ले रहे हैं, 1 बाई एन। तो वेयर लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल इज 1 बाई एन, डेल्टा आर इज इक्वल टू 1 बाई एन। तो आर एक्स सब इंटरवल जो होता है एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर कहें, या वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर माइनस 1 अपॉन एन टू आर अपॉन एन, ये हमारा आर एक्स सब इंटरवल होगा। हमें क्या करना होता है, इस आर एक्स सब इंटरवल में स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। स्मॉल एम आर मतलब उस सब इंटरवल में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, कैपिटल एम आर लिस्ट अपर बाउंड बोलते हैं, या क्या कहते हैं, फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू। ध्यान दें लास्ट एग्जांपल में मैंने कहा था फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, लेकिन इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है। तो इसमें लेकिन फिक्स है वैल्यू, 1 कब होगी, जब वो रैशनल होगा, -1 कब होगी, जब वो इरेशनल होगा। तो इस इंटरवल में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, हमें पता है इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी, दो ही वैल्यूज आएंगे। तो एम आर, स्मॉल एम आर क्या होगी, छोटी वैल्यू, 1 और -1 में से छोटी वैल्यू क्या है, -1। तो इसका मतलब स्मॉल एम आर क्या हो जाएगा, -1। कैपिटल एम आर क्या था, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ, लिस्ट अपर बाउंड मतलब इस इंटरवल में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, फंक्शन की दो ही वैल्यू है, या तो 1 है या -1 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो स्मॉल एम आर क्या आएगा, -1, और कैपिटल एम आर क्या आएगा, +1। क्यों, क्योंकि ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स हैं और इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर है। तो इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू +1 भी आएगी और -1 भी आएगी। और अब आप एलएफपी और यूएफपी फाइंड आउट कर सकते हो। एलएफपी लोअर सम क्या होता है, समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा आर, समेशन स्मॉल एम आर की वैल्यू क्या है, -1, ऑलवेज -1, और डेल्टा आर की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एन। ये जो r इज इक्वल टू 1 to n है, इसमें -1 और n जो है वो फ्री फ्रॉम r है, तो फ्री फ्रॉम r है तो इनको हम कॉमन ले सकते हैं, -1 अपॉन n, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1 रहेगा। आपको ये पता है कि जो समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, यहां कोई भी वैल्यू हो, मान लो x हो या xr हो, तो इसका मतलब क्या बनता है, x1 प्लस x2 प्लस सोन xn, यानी या जो भी यहां गिवन होगा वहां आप r की वैल्यू 1 पुट करोगे, फिर r की वैल्यू 2 पुट करोगे, फिर r की वैल्यू 3 पुट करोगे। लेकिन यहां मेरे पास xr ना देके समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं r की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो भी ये वाली वैल्यू 1 आएगी, प्लस r की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो भी ये वैल्यू 1 आएगी, प्लस r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो भी ये 1 आएगा, एंड सो ऑन n पुट करेंगे तो भी 1 आएगा। यानी 1 + 1 + 1 + 1 ये मेरे पास n टाइम्स आएगा, और 1 + 1 + 1 n टाइम्स आएगा, तो ये वाली वैल्यू n हो जाएगी। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में इसको 1 लिख देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। ये वैल्यू क्या आएगी, n आएगी, n से n कैंसिल हो जाएगा। तो जो लोअर सम है वो क्या है, -1, यानी कोई भी पार्टीशन ले लोअर सम हमेशा क्या आएगा, -1। इसी वे में सिमिलरली अगर अपर सम सॉल्व करते हैं तो अपर सम समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर, कैपिटल एम आर की वैल्यू क्या है 1, डेल्टा आर की वैल्यू 1/n, तो वही सेम एज इट इज 1/n आउटसाइड आएगा, यानी इसको मैं क्या लिख सकता था, 1/n समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1, और ये 1/n इंटू n, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो किसी भी पार्टीशन के लिए लोअर सम फाइंड आउट करें वो भी 1, अपर सम फाइंड आउट करें वो भी 1, कांस्टेंट है। तो जो लोअर इंटीग्रल होता है, लोअर इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 f dx, वो क्या होती है कि जितने भी फंक्शन है उनकी लिस्ट अपर बाउंड कहें या उनकी सुप्रीमम कहें, तो सभी वैल्यू ही -1 है, तो लोअर सम -1 है, लोअर सम -1 है, अपर सम 1 था, तो सभी वैल्यू -1 है, तो -1 -1 -1 उनका सुप्रीमम भी फाइंड आउट करेंगे तो वो भी क्या आएगा, -1।
यानी लोअर इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, -1। और फिर इसी वे में अगर आप अपर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हो, अपर इंटीग्रल क्या होता है, यहाँ 1 के साथ बार है, यहाँ 0 के साथ। अपर इंटीग्रल क्या होता है, जितने भी लोअर सम है उनका, ये सॉरी यहाँ इन्फीमम कहते हैं, ये तो ठीक था, सुप्रीमम। यहाँ लोअर सम नहीं, ये अपर सम आएगा, अपर सम। और इनका हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इन्फीमम। अपर सम, जितने भी अपर सम है वो 1 है, तो 1 का जो इन्फीमम आएगा वो भी क्या होगा, 1। यानी लोअर इंटीग्रल -1 है, अपर इंटीग्रल 1 है, मतलब लोअर इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू, लोअर इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू अपर इंटीग्रल। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल या फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, क्योंकि रीमान इंटीग्रेबल के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहां सेम नहीं है तो फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। फंक्शन बाउंडेड था लेकिन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।